दुनिया की नजरें भारत पर हैं, राजधानी दिल्ली पर है। बड़ी जानकारी G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। आपको बता दें कि भूकंप से प्रभावित मोरक्को के लिए मेरी संवादना, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। तो वहीं अब पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ खड़ा है, मोरक्को को हर संभव सहायता देंगे, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। हर दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ना है और विश्व भर की जो समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान एकजुट होकर निकाला जा सकता है। हमारे संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबको एक साथ लेकर आगे चलने का समय है। तो वहीं अब विश्व में विश्वास का संकट पैदा हो गया है। एक साथ आना होगा। 21वीं सदी दुनिया को नई दिशा देने वाली है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही हैं। मेजबानी की सभी मेहमानों की। और मोरक्को में जो आज भूकंप आया है, उसमें बताया जा रहा है कि 300 लोग ऐसे रहे दुर्भाग्य से जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। उसे लेकर अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए सभी का स्वागत भी किया और साथ ही हर दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ने की बात कही है। मोरक्को की हर संभव मदद करने का आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अंतर्राष्ट्रीय समिट के माध्यम से भी दिया और कहा कि पहले भी अपने दायित्व को निभाते हुए आए, आगे भी इसी तरीके से अपने दायित्व को निभाएंगे। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस अंतर्राष्ट्रीय G20 समिट को संबोधन करने के दौरान कही गई। 21वीं सदी दुनिया को नई दिशा देने वाली, और ये सच बात भी है क्योंकि 21वीं सदी इस दुनिया को नई दिशा देने जा रही है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सभी देश एक साथ आकर वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए तैयार हैं, जाहिर सी बात है दुनिया की दिशा भारत में आज तय हो रही है। सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से अरुण कौशल जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए जिस तरीके से बहुत बड़ा आगाज आज राजधानी दिल्ली में हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप राजधानी दिल्ली में, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इस समय राजधानी दिल्ली पर। अरुण, बताना चाहूंगा कि जिस दिन का इंतजार था कि आज ये दिन आ गया है। अध्यक्षता आज भारत कर रहा है। G20 का आज से आगाज शुरू हो गया है। आपको बता दूं, इस मद्देनजर यहाँ पर जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। यहाँ तक कि जितने भी रोड मैं आपको कहूँ कि नई दिल्ली की तरफ जा रहे हैं या मैं आपको कहूँ प्रगति मैदान की तरफ या इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं, पूरे क्लोज है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो है सीमा सुरक्षा बल तैनात है। अभी इससे पहले ये भी रोड बिल्कुल बंद किया हुआ था, अभी कुछ देर के लिए खोला है। ये आपको दिखाना चाहूंगा सीमा सुरक्षा बल की देखिए गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है, जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पे लगे हैं। इससे पहले जो स्पेशल स्टाफ के लोग हैं वो भी मौजूद थे। चेक पोस्ट बना दी गई है ऊपर। हर तरीके से जो है आने जाने वाले की चेकिंग हो रही है और किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा था। अभी कुछ देर के लिए रास्ता खुला है। अब आगे के रास्ते जो इसी तरीके से बंद है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी का इंतजाम है। यहाँ पर जवान यहाँ पर तैयार है, हर तरीके से जो है आप देखिए सुरक्षा के लिए जो है तैयारी में लगे हुए हैं। और उसके अलावा आपको बता दूं, यहाँ पर स्पेशल स्टाफ के जो
जो हेड ऑफिसर थे वो भी यहाँ पर तैनात थे। पूरा इस जो रोड है इसको पूरे बस के साथ जो है बंद कर दिया गया था, बैरिकेड लगा दिए गए थे। अब फिलहाल ये कुछ देर के लिए रास्ता खोल दिया गया है। अब हो सकता है आगे भी इस रास्ते को बंद कर दिया जाए। जी, हमारे साथ बिल्कुल अरुण बने रहेगा हमारे साथ अभी फिलहाल राजेंद्र दहिया हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, देखिए राजधानी दिल्ली पर पूरी दुनिया भर की नजर है और दिल्ली से सटे फरीदाबाद में क्या कुछ देख रहे हैं आप? क्या फरीदाबाद में भी कुछ सुविधाएं प्रभावित हो रही है क्या G20 की मेजबानी के चलते? बंदी की गई है, केवल जो असेंशियल्स वाहन है वो ही जा सकते हैं और साथ ही जो अपनी प्राइवेट गाड़ियां उनसे जा सकते हैं। लेकिन जो छोटे और बड़े कमर्शियल वाहन है उनकी जाने पर वहां पूरी तरह से प्रतिबंध जो है लगाया गया है। और इसको लेकर जो रूट है वो भी पहले से डाइवर्ट कर दिया गया था। ये तमाम जो वाहन है जिन पर प्रतिबंध है वो KGP और KMP का रास्ता अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत कड़ी नजर जो है बॉर्डर के ऊपर रखी जा रही है। वहां पर तमाम जो पुलिसकर्मी, चाहे दिल्ली के पुलिसकर्मी हैं या फिर हरियाणा पुलिस के, फरीदाबाद के, वो वहां बॉर्डर पर लगे हुए हैं और बॉर्डर पूरी तरह से कह सकते हैं कि सील किया हुआ। वहां से तमाम जो लोग हैं पूरी निगरानी के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जाता है। अगर कोई गाड़ी संदिग्ध नजर आती है तो उसको रोककर चेक भी किया जाता है। अगर कोई संदिग्ध वस्तु होती है तो उस गाड़ी को वहीं पर इम्पाउंड भी कर देते हैं। साथ ही तमाम तरह की जो सुविधाएं, जो चौकसी है वो वहां पर जो है बरती जा रही है। तमाम पुलिसकर्मी पैनी नजर बनाकर वहां पर रखे हुए हैं। जी वसंत। ठीक है राजेंद्र, देखिए एडवाइजरी को लेकर बात आपने की कि एडवाइजरी जारी कर दी है, रूट डाइवर्जन, ट्रैफिक रूट डाइवर्जन प्लान जो है वो जारी कर दिए गए हैं। कोई नियमावली भी है, कोई समय सीमा दी गई है कब तक ये जो डाइवर्जन प्लान है वो मायने रखते हैं? कोई किसी के लिए कोई नियमावली दी गई है क्या, कब तक ये प्रभावी रहेगा? बिल्कुल बसंत, मैं आपको बता दूं 7 तारीख की रात 12 बजे से बंद किया गया था और 10 तारीख की रात 12 बजे तक ये बंद रहेगा। उसके बाद जो प्रतिबंध है वो लागू नहीं होंगे, उसके बाद उसको खोल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो आम आदमी अगर अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, कामों पर जाते हैं, तो उनसे भी पुलिस ने एडवाइजरी में अपील की थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो रेल का प्रयोग करें ताकि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और अभी भी इस बात का पूरी तरह से पुलिस भी ख्याल रखती है कि आम आदमी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो लोगों को समझाते भी हैं और उसके बारे में बताते भी हैं। तो लगातार पुलिस इस बात को लेकर कवायद कर रही है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी अन्य जो सामग्री लेकर जाते हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, देखिए राजेंद्र, सिक्योरिटी चेक्स तो पूरे हैं फरीदाबाद में, क्योंकि आपने बताया कि बॉर्डर्स पर बड़ी सख्ती के साथ निगरानी रखी जा रही है। देखिए राजेंद्र, बहुत एक बड़ा वर्ग है जो फरीदाबाद से राजधानी दिल्ली में अपने रोजगार को लेकर आता है। ऐसे में मेट्रो में अगर सभी यात्री सफर करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल सड़क को ये बात कही गई कि सड़क मार्ग के बजाय मेट्रो मार्ग का प्रयोग कीजिए। मेट्रो संचालन को लेकर क्या कुछ सुविधाएं सुनिश्चित की गई है प्रशासन की तरफ से राजेंद्र? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मेट्रो रेल की जो टाइमिंग है उसमें भी फेरबदल किया गया था ताकि लोग समय से पहुंच सकें। और ज़्यादातर लोग मेट्रो रेल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उस अपील का असर होता हुआ भी फरीदाबाद में नजर आया। हालांकि यहाँ कहीं भी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी जहाँ पर कहीं या तो जाम लगा हो। हालांकि जो अमूमन आम दिनों में होता था वो कई बार जाम भी लग जाता था, लेकिन अब लोग इस बात को बड़े ही गहनता से लेकर गए हैं और उन्होंने अपनी जो पर्सनल गाड़ियां हैं वो खड़ी की हुई हैं और ज़्यादातर मेट्रो रेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही कारण है कि फरीदाबाद में फिलहाल जाम की कहीं भी कोई स्थिति नहीं है और लोगों ने भी G20 ठीक है बात को लेकर देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब G20 को लेकर जो आसपास के जिले हैं वहां भी कुछ सुविधाएं जो हैं वो प्रभावित हो रही हैं। जैसे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो प्रभावित हो रही है, क्योंकि सख्त चेकिंग हो रही है और ये चेकिंग बनती भी है क्योंकि पूरी दुनिया के डेलीगेट्स इस समय राजधानी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं।
भारत का वजूद किस तरीके से बढ़ रहा है ये आज पूरी दुनिया देख रही है। और आज पूरी दुनिया मानो सिमट कर राजधानी दिल्ली में रह गई हो, ऐसा नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डेलीगेट्स, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुंच रहे हैं दिल्ली और पहुंच चुके हैं कहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सबको रिसीव किया गया, हाथ मिलाकर, हाथ जोड़कर सभी का वेलकम शानदार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये उस समय की तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, और उसके बाद जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस समय की तस्वीर है। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं भारत देश के, उनके साथ मौजूद थे और साथ ही डेलीगेट्स का स्वागत किया गया, प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया जितने भी विदेशों से आए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के समिट को एड्रेस करते हुए सबसे पहले मोरक्को की घटना पर दुख जताया, क्योंकि भूकंप वहां पर 6.8 तीव्रता का आया, जिसने मोरक्को की धरती को हिलाकर रख दिया। और उस पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए आगे जब एड्रेस करते गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते गए कि क्या क्या वैश्विक मुद्दे हैं, किन पर पूरी दुनिया को एक साथ आगे बढ़ना होगा। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में धूमधाम से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, शुरू हो चुका है वो मेला जिसके लिए राजधानी दिल्ली सजी थी, और राजधानी दिल्ली सजकर पूरे तरीके से तैयार है। अब समिट की शुरुआत हो चुकी है, बेहद खूबसूरत आगाज रहा इस G20 समिट का। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं और विश्व भर के डेलीगेट्स, नेता, राजनेता, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। G20 समिट पहला सत्र 10:30 बजे वन अर्थ के थीम पर शुरू हो चुका है। तो वहीं अब G20 के रंग में सभी हिंदुस्तानी तो रंगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब G20 के जो डेलीगेट्स हैं वो भी अब हिंदुस्तान के रंग में रंग चुके हैं। भारत मंडपम में शुरुआत हो चुकी है। पूरी दुनिया इस समय भारत मंडपम में मानो मौजूद है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया के नेता पहुंच चुके हैं भारत मंडपम में। आपसी चर्चा को लेकर काफी महत्वपूर्ण चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जुड़ चुके हैं। अमित जी, देखिए G20 का आगाज हो चुका है। हम बात कर रहे थे सुबह इस आगाज को लेकर, वन अर्थ थीम पर पहले सेशन की धमाकेदार शुरुआत हुई है। अमित, बिल्कुल बसंत, जैसा कि विस्तृत रूप से आपने और मैंने चर्चा की है, और अभी यह वन अर्थ को लेकर, वन अर्थ की जो महत्वपूर्ण जो एक मुद्दा है इस समिट का, उसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। और निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि जब दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है और ऐसे में जलवायु परिवर्तन की एक बड़ी समस्या है, पर्यावरण संरक्षण की दरकार है, और ऐसे मौके पर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वन अर्थ को लेकर भारत जो चला है एक बड़ी सोच के साथ, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, इस बात को लेकर चला है। और अभी ये पहला जो महत्वपूर्ण मसला है इस पर चर्चा होगी, और दुनिया भर के जो देश जो इस समिट का हिस्सा बड़ी संख्या में बने हुए हैं, 21 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, और साथ साथ 9 जो ऐसे भी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं जहाँ जिन्हें भारत ने आमंत्रित किया, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, सदस्य, पदाधिकारी वे भी इस समिट का हिस्सा बने हुए। तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण संदेश जो है, महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो यहाँ जो पास किए जाने की उम्मीद है, खासतौर पर जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर और जलवायु परिवर्तन को लेकर, किस प्रकार से पूरी धरती को स्वच्छ रखा जाए, हरा भरा रखा जाए, और तमाम जो चुनौतियां जो पर्यावरण प्रदूषण की वजह से बढ़ रही है उन तमाम मसलों को लेकर इस समिट में बातचीत होगी। और इसके अलावा जो प्रतिनिधि आए हुए हैं वे भी अपने विचार रखेंगे। और खासतौर पर बसंत, अगर बात करें तो भारत का जो वैसुधैव कुटुंबकम की जो हमने हमेशा से बात की है, हमारे यह विचारधारा हमारी रही है, और उसी विचारधारा को आगे इस समिट के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। और भारत जो मेजबानी कर रहा है उसका उद्देश्य है कि जो संदेश जो भारत हमेशा से देता रहा है दुनिया भर को, वो इस समिट के माध्यम से और ज्यादा त्वरित गति से, तेज गति से फैले, और भारत जो विश्व मानचित्र पर एक मजबूत छवि जो भारत की जो है वो इस शिखर सम्मेलन के जरिए मजबूत हो। जी ठीक है, बिल्कुल। देखिए अमित, जिस तरीके से प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, हमने सुना, आपने भी सुना कि वैश्विक समस्याओं को रखा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर,
और साथ ही आज का अंतर्राष्ट्रीय पटल अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम है, क्योंकि पूरी दुनिया, आपने कहा था कि पूरी दुनिया सिमट चुकी है भारत मंडपम में। आज वही नजारा इस समय हमें देखने को मिल रहा है। मुद्दे उठाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, एनर्जी के रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लेकर बात कही गई, साइबर सिक्योरिटी, साइबर लिंक्स जो है उन्हें लेकर बात की गई है, भ्रष्टाचार को किस तरीके से रोका जाए अमित, इस पर भी महत्वपूर्ण चर्चा इसमें होगी, और वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसे किस तरीके से उठाया जाए, ये तमाम मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखे गए, जिन पर चर्चा होगी, जानकारी उनकी तरफ से दी गई। अमित, इनमें भारत की अध्यक्षता के क्या मायने देखते हैं? इन मुद्दों पर चर्चा तो होगी, भविष्य में भारत को क्या लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल बसंत, खास तौर पर अगर बात की जाए तो जैसा कि आपने और मैंने चर्चा भी की है और आपने भी अभी इन्हीं बातों को उठाया, और प्रधानमंत्री ने उन तमाम मसलों को छुआ है जिनकी भूमिका पूरे विश्व स्तर पर उसकी भूमिका देखने को मिलेगी, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये वैश्विक इवेंट है। जो G20 है उसे केवल एक ग्रुप 20 के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसकी वैश्विक भूमिका है और वैश्विक ही मुद्दों पर यहाँ चर्चा हो रही है, चाहे वो सौर ऊर्जा की बात हो, चाहे ऊर्जा की बात हो, ऊर्जा के नवीनीकरण के साधनों की बात हो, जो जो क्षेत्र में विकास की बात हो, साथ साथ जो एक वैश्विक तौर पर कई बार राष्ट्रों को मंदी का दौर देखना पड़ता है और खासतौर पर विकासशील देशों को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने की बात हो, तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मसले हैं। और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया जाना और आर्थिक तौर पर और जलवायु परिवर्तन, इसके खास जो मुद्दे रहते हैं और इनको प्रधानमंत्री ने छुआ है। और साथ यह भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि भारत इन तमाम मुद्दों को मजबूती से न केवल उठाता है और साथ साथ इन मसलों को हल करने में अपनी बड़ी भूमिका दिखा सकता है। तो ऐसे में जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज दिल्ली का जो भारत मंडपम है वो पूरा एक तरह से एक ग्लोबल इवेंट में जब तमाम देश शामिल उसमें हो रहे हैं, तो एक बड़ा आज भारत के लिए बड़ा दिन है और इसका संदेश जो है वो दुनिया भर में जाएगा और पूरी दुनिया की आंख की निगाहें जो है इसी पर टिकी हुई है कि किस प्रकार से यह आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन में खासतौर पर अगर चीन की बात करें, हालांकि वहां के प्रधानमंत्री यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं, इसके अलावा अगर बात करें तो देशों की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी आए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बड़े उत्साह के साथ, हालांकि उनकी उम्र 80 की है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात की और द्विपक्षीय बैठक उनकी 1.5 घंटा तक चली और उसमें भारत अमेरिकी रिश्ते को मजबूती देने के लिए, और इसके अलावा भी जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि 15 जो ऐसी बैठकें, द्विपक्षीय बैठकें इस समिट के दौरान होने की भारत की उम्मीद है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो मैं जो इसको देख रहा हूँ, इसको विशेष रूप से इसमें पूरे G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन को लेकर और इस आयोजन को भव्य और दिव्य तरीके से जिस प्रकार से बनाया गया है, तैयारियां की गई है और तमाम भारतीय संस्कृति की जो विरासत है, सांस्कृतिक झलकियां हैं, विविधता में एकता की भारत की बात है, उन तमाम मसलों को इसमें शामिल किया गया है। और इसको आप देखिए कि जो आयोजन किया गया है उसमें न केवल तकनीक दिखाई गई है, साथ साथ जो भारत की सामरिक क्षमता है उसका भी प्रदर्शन होगा और साथ साथ सांस्कृतिक विरासत का भी, और जो विविधताओं में एकता का एक संदेश हमेशा भारत देता रहा है। हर अगर स्कूल लेवल से भी बात करें तो बच्चों को यही संदेश दिया जाता है और आज भारत मंडपम के मंच के दौरान भी यही सब चीजें जो देखने को मिलेंगी और तमाम दुनिया के जो देश जो यहाँ इस कार्यक्रम की हिस्सेदारी कर रहे हैं अपनी, वे भी आंखों में अपने यादें इसकी लेकर जाएं और भारत की न केवल जो अद्भुत क्षमता है, जो प्रदर्शन भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ने को कर रहा है, उन तमाम बातों को, अपनी यादों को अपने साथ लेकर जाएंगे। विदेशी मेहमानों की बात करें, जैसा कि मैंने पहले बताया कि किस प्रकार से ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वे अपनी पत्नी के साथ आए और अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री उनका स्वागत किया और जय श्री राम का नारा दिया। तो इस तरह की तमाम बातें जो यादें हैं वो यादगार रहेंगी और साथ साथ भारत की जो क्षमता है तो उसको दिखाने का अवसर भारत को मिला है और इन तमाम चीजों को दुनिया भर में जो उसका फैलाव हो, यही एक बड़ी सोच थी G20 शिखर सम्मेलन की। और जो लगातार बैठकों का दौर 1 साल से चल रहा था, आज इसका जो अगर बात किया जाए तो इसका निष्कर्ष निकलेगा। एक तरह से
मंथन किया गया है, समुद्र मंथन हुआ और इसमें से आज बिल्कुल मक्खन अमित तिवारी, निकलने सही वाली कहा बात आपने, थी। मंथन किया गया है और मंथन जो है अभी जारी भी है। तो वहीं अब देखने की बात यह होगी कि फैसले क्या लिए जाएंगे, फैसले क्योंकि इसमें जो लिए जाएंगे वो पूरे विश्व को प्रभावित करेंगे। राजधानी दिल्ली में इस समय G20 के समिट का आगाज हो चुका है, पहला सत्र चल रहा है और पहले सत्र में वन अर्थ के थीम पर लगातार चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस करते हुए